मोहल्ला मानपुर में पकड़े गए 5 नक्सलियों के सहयोगी। इन पर आरोप है कि ये नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। पुलिस की अब तक की जांच में तेंदुपत्ता ठेकेदारों से रुपए इकट्ठा कर नक्सलियों तक पहुंचाना इनका काम था। पुलिस 5 को गिरफ्तार कर एक बड़े नक्सली नेटवर्क को तोड़ने का दावा किया है। तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसके जो टिकट्स करवाए गए थे, जो बाहर जाता था, दिल्ली जाता था, जब उस टिकट्स एक विवेक सिंह जो रायपुर में वर्तमान में रहता है और मुल्तान मानपुर का रहने वाला है, उससे उसका लिंक जुड़ा और विवेक सिंह ने ही सरजू टेकाम के कहने पर विवेक सिंह खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और विवेक सिंह ने फिर टिकट्स दिल्ली का करके इसको और उसके अन्य सहयोगी को दिया था। और जब भी दिल्ली गया था, वहाँ 3 दिन जाकर उसने वहाँ गया था। विवेक सिंह के जब खातों का ट्रांजैक्शन जो मुंबई में एक खाता है, उसके ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया, तो फिर ये बीजापुर जिले के 4 लोगों से इसमें हमको लिंक मालूम पड़ा। और ये 4 लोगों के खाते का ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने जब देखा तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उन 4 को और इस विवेक सिंह को 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जा रहा है। इधर इस मामले में सियासत इसलिए शुरू हो गई क्योंकि राजनांदगांव के सांसद ने गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से विवेक सिंह को भूपेश बघेल के पिता के करीबी बता दिया। आज जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, यह तारीफ काबिल है। जिस सुरजोराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलबहिया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि ये संबंध, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की कि एक ऐसा व्यक्ति का संबंध नक्सलियों से रहा। और ये इस मामले में आक्रामक नजर आए। उन्होंने लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा था हफ्ता वसूली करते एक और जहां सरहा है, ऐसे में कार्यवाही एक बार नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है छत्तीसगढ़ में उठे नए राजनीतिक बवाल पर, जो कि आधारित है नक्सली कनेक्शन पर। जी हां, एक नया खुलासा हुआ है। मोहल्ला मानपुर में जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से एक शख्स ऐसा है जिसका राजनीतिक कनेक्शन कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस में भी वो जो कि मुख्यमंत्री की भूमिका निभा चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और वो हैं भूपेश बघेल के पिता।
क्या कनेक्शन है, किस तरीके की ये राजनीति है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो जरूरी थे, क्या किसी दिवंगत नेता को इस तरीके के आरोपों में घसीटा भी जाना चाहिए, या ये एक तरीके से राजनीति की जरूरत थी कि जो तथ्य है उसे सत्य के रूप में सामने रखा जाए। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने बताया कि एक ऐसा कनेक्शन खोजा गया है कथित रूप से जो कि स्वर्गीय नंद कुमार बघेल से जुड़ा हुआ है, और कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी कुछ तार मिल रहे हैं नक्सलियों से जुड़े हुए इस शख्स के जो कि बघेल के भी करीबी हैं, तो आरोप के घेरे में कांग्रेस आ गई है। कितनी सत्यता है इसमें और इसके पीछे क्या तर्क है, ये सुन लेते हैं पहले बीजेपी से, फिर आएंगे कांग्रेस के पास। तौकीर जी, हम सुन रहे थे संतोष पांडे जी जो कि राजनांदगांव से चुनाव लड़े हैं, भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको मौका मिला तो ये मौका उन्होंने छोड़ा नहीं, सीधा आरोप लगा दिया कि भूपेश बघेल के पिता के करीबी नक्सली एक तरीके से मददगार के रूप में गिरफ्तार हुए हैं, तो ये कनेक्शन बघेल परिवार को भी कटघरे में खड़ा करता है। क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है, मोहसिन अली सोहेल जी की एक मैं शेर से शुरुआत करना चाहूंगा कि हाथ से आईना छूटा, हाथ से आईना छूटा, गिर के टूटा ऐ सुहेल, फर्श पे बिखरी मेरी सूरत नजर आने लगी। यही हाल भूपेश बघेल और उनके परिवार का है। आपने देखा होगा भूपेश बघेल परिवार, खैर वो दिवंगत होगा, लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सनातन विरोधी अगर कोई कार्य किया तो उनके पिता ने किया, और पूरे सनातन विरोधी के होने के कारण उनका जब केस यहां पर नहीं दर्ज होता था, यूपी में जब दर्ज हुआ तो भागे भागे नजर आए वहां से, और क्या स्थिति रही ये सब जानते। खैर, लेकिन मैंने हमेशा हर चैनल में मैंने खुलेआम बोला कि झीरम कांड के सबूत को छुपाने वाले ये भूपेश बघेल जी, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अर्बन नक्सल को लाल बत्ती देकर गोद में बैठाने वाले भूपेश बघेल जी, इससे बढ़कर ये क्या, ये कनेक्शन क्या कहलाता है, जरा ये बता दीजिए भूपेश बघेल जी, जो आप सफाई दे रहे हैं। ये सिर्फ रायपुर की जनता नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि नक्सली कनेक्शन अगर किसी को दिखता है या नक्सली को पोषित करने वाले कोई दिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों दिखते, जरा ये बता दीजिए। झूठे इल्जाम तो आप लगाते रहे, लेकिन अब साबित होना शुरू हुआ है, अभी तो और भी साबित होगा, क्योंकि 5 साल तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी का 5 साल में एक भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई आपने नक्सलियों के खिलाफ नहीं करी, ये दिखता है। इससे समझ में आता है कि नक्सलियों को पोषित करने का श्रेय अगर कोई जाता है तो आपको जाता है। नक्सलियों के लिए यहां पर से जो सूचनाएं लीक होती थी वो भी अगर किसी को जाता है तो वही अर्बन नक्सल को जाता है, जिनको आप लोगों ने लाल बत्ती देकर गोद में बैठालता रहा। मैं हमेशा कहा, हमेशा खुले हम इसी चैनल से नहीं, कई चैनल से मैंने इल्जाम लगाया, जब आपकी सरकार थी तब भी लगाया और अब भी बोलता हूं। ये साबित होता है कनेक्शन आपका था, है और रहेगा। अब देखिए तौकीर जी, जो नंद कुमार बघेल थे अब वो तो जीवित नहीं है इस तरीके के आरोप का जवाब देने के लिए, लेकिन वो एक जो है एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट को कई लोगों से मिलना पड़ता है, हो सकता है उस दौरान मेल मुलाकात हुई होगी, अब कोई व्यक्ति किसी से मिला और वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी संलिप्त थे। इस तरीके के आरोपों में कितनी लगाना क्या जरूरी था, एक तरीके से जिनका निधन हो गया, जो जवाब देने के लिए नहीं आ सकते। देखिए कितनी निर्लजता से भूपेश बघेल जी का मैं बयान सुना था, उन्होंने यही बात कहा कि वो दिवंगत हो गए, जाके वहां चले जाइए, वहां पूछ लीजिए मेरे पिताजी से आप क्या चाहते हैं, हमारे संतोष पांडे जी वहां चले जाएं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। अरे ये बताइए ना भाई साहब, आपने अर्बन नक्सल को कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन दिख रहा है, पिताजी नहीं थे कोई दिक्कत नहीं, पिताजी के साथ साथ बेटा और बेटे के साथ साथ लोगों का कनेक्शन किस प्रकार से अर्बन नक्सल और नक्सलियों के साथ रहा, ये पहले भी रहा और साबित भी होगा और आगे भी आगेगा, दिखेगा, अभी चिंता मत करिए, ये दिख रहा है, ये तो भी शुरुआत हुई है, तो ये भी कनेक्शन अभी दिखना पकड़ना चालू हुआ है। अभी तार तो अभी और खुलेंगे साहब, कहां भागोगे आप, बचोगे नहीं। आप ही ने कहा था, आप ही के नेता कहते रहे कि नक्सली हमारे जो है भाई हैं, आप ही के नेता कहते रहे, और आप ही के नेता कहते रहे कि नक्सली जो हैं हमारी मदद करो, बीजेपी कराओ। ये कौन नारा लगाता था?
ये नक्सली को नारा लगाने वाले सिर्फ कांग्रेसी थे, इसको पोषित करने वाले कहां से? अगर इतिहास में अगर आऊंगा तो मैं पहले भी कह चुका था, जो नक्सलबाड़ी से जो निकला, वहां पर जब किसका शासन था, किसने पोषित किया, ये सब जानते हैं। वहां से निकलकर पूरे देश के नक्सलगढ़ की जितनी निकला हुआ आसपास के राज्यों में फैला, ये सिर्फ उसी कारण से, और उसको पाला भी आपने, पोषा भी आपने, और आज तक पोषित करते आ रहे, क्योंकि वो आपके समर्थक है। आपके समय में कोई बड़ी घटना इसलिए नहीं हुई, अगर थी तो झीरम कांड के सबूत आपने क्यों नहीं निकाला? जरा ठीक है, चलिए इसे साबित करना थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें थी जिनकी वजह से ये आरोप एक तरीके से राजनीति के चौराहे पे खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। श्रीवास्तव जी, ये बघेल जी भी जवाब दे चुके हैं और दीपक बैज ने भी जवाब दिया है, लेकिन इस तरीके के आरोप आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कनेक्शन कहीं ना कहीं से निकालकर पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कांग्रेस इसे कैसे डिफेंड करेगी? देखिए, मैं तौकीर भाई की बातों को सुन रहा था मोहन जी, दो बात कहना चाहता हूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मोहन भाई, इको हो रही, थोड़ा ठीक करवाइए ना। जी जी बिल्कुल ठीक कराने की कोशिश करते हैं जी, जब बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी ये आईना और कांच की बात कर रहे थे हमारे तौकीर भाई, तो ता उम्र गालिब आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं तौकीर भाई, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में इतनी सुचिता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया है तो कम से कम उसके खिलाफ अगर आपके पास कोई प्रमाण ना हो तो कहना नहीं चाहिए। राजनीति में वैसे सुचिता की आवश्यकता बहुत है, लेकिन कम से कम हम कहते हैं ना कि आप लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते। आपसे मतलब आपकी विचारधारा के लोगों से, आपके पार्टी के लोगों से हम ये नहीं कर सकते कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मैं अभी सुन रहा था मोहन भाई कि जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना, किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना और उस व्यक्ति पे आरोप लगाना जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है राजनीति की जो कहते हैं ना हल्कापन की ये परिकाष्ठा है। और एक बार पुनः बीजेपी के नेताओं ने प्रमाण दे दिया है इस टाइप के बयान देके, ये बेतुका बयान है और मुझे लगता है इसे तत्काल बीजेपी के लोगों को वापस लेके माफी मांगनी चाहिए। कोई राजनीतिक साजिश भी लग रही है क्या? कोई किसी के करीबी होगा तो हो सकता है उसे टारगेट किया गया हो। देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, अगर टारगेट किया है नहीं किया है, साजिश है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी हड़बड़ाहट में आके सांसद महोदय का ये कह देना, मुझे लगता है ठीक है, आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आरोप लगा देंगे। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप जनता के समक्ष प्रमाण को रखिए, आप लोगों के माध्यम से प्रमाण रखिए, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है तत्काल उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तो साबित होने में काफी समय लगेगा, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से चीजें आई, स्थानीय जो इनपुट है उसके आधार पर संतोष पांडे ने ये आरोप लगाया। गंगेश द्विवेदी जी की ओर चलते हैं। गंगेश जी, आमतौर पर हो सकता है कि राजनीति पहले की तरह नहीं है, सुचिता की बात कांग्रेस भी कह रही है, इस पूरे प्रकरण में कैसे लगता है? एक जरूरी प्रकरण भी है ये, और राजनीतिक सुचिता का भी इसमें हवाला दिया जा रहा है, दोनों पड़ों में तर्क हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो इस बात के लिए मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि दिवंगत व्यक्ति को लेकर कोई आक्षेप राजनीतिक नहीं लगना चाहिए, थोड़ी सी राजनीतिक सुचिता की बात होनी चाहिए, राजनीतिक सुचिता बचा के रखना चाहिए, भाजपा हो या कांग्रेस। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति का किसी से संबंध है तो जरूरी नहीं कि वो भी नक्सली हो, जब तक सबूत नहीं मिल जाते अपन किसी के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति भी नक्सली रहा होगा। अगर किसी से जुड़ा हुआ है, जैसे नंद कुमार बघेल जी की बात करते हैं, नंद कुमार बघेल जी के लगातार उस समय जो भी बयान आते रहे, लगातार विवादास्पद व्यक्ति रहे वो। भूपेश बघेल जी से उनका कोई खास संबंध नहीं रहा है, हम सब जानते हैं, और वो अंतिम समय तो हमने सुना था कि बुद्धिस्ट हो गए थे, मतलब इस तरह की उनकी विचारधारा थी, कोई एक फिक्स विचारधारा भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो उनको किसी दिवंगत व्यक्ति को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात, नक्सलियों का कांग्रेस कनेक्शन है या नहीं है, वामपंथी कनेक्शन है या नहीं है, ये सब जांच का विषय है। अभी सत्ता भाजपा की है, भाजपा के हाथ में पूरी सत्ता है, जांच करवाइए, कड़ाई से जांच कराइए, अगर कनेक्शन निकलता है निश्चित तौर पर दंडित करिए, गिरफ्तारी करिए, क्योंकि अभी जो जिस तरह से तेजी से भाजपा ने जो काम किया है नक्सलियों के खिलाफ, वो बहुत ही शानदार काम है
और तेजी से वहां से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। हमने तो सुना है कि मतलब अमित शाह जी भी आए थे तो उन्होंने भी बोला था कि 5 साल के अंदर पूरे नक्सलिज्म को हम खत्म कर देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ी सी राजनीतिक सूचिता बचा के रखनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। ठीक जी, आरोप प्रत्यारोप से बचने की जरूरत है, लेकिन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी भी उन पर है जो कि आरोप लगाते हैं। तो जी, केवल आरोप लगाने से काम नहीं होगा। राजनीतिक सुचिता तो आप लोग माने न माने ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ये आरोप को साबित कैसे करेंगे? कोई किसी से मिलता जुलता है और उसको उसे अपराध में शामिल मान लिया जाए जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ये कैसा एक तरीके से राजनीति है? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए साहब, फितरत है आईने की, चेहरा नहीं बदलता। फितरत है आईने की, चेहरा नहीं बदलता। और आप जो है एक बार नहीं 100 बार देख लेना। तो ऐसा है कि साहब, मैंने दिवंगत की बात नहीं करी, दिवंगत के बेटे की बात कर रहा हूं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे भी संबंध नजर आता है। और मैंने पहले भी कहा कि अगर नहीं है तो आप अरमान नक्सल को बैठा के क्यों रखे रहे? दुनिया जानती है अरमान नक्सल कौन था, और ये भी जानती है जब झीरम कांड हुआ था तो उसमें चाबी लगी हुई गाड़ी किसको मिली थी। बाद में उसको चरणदास महंत जैसे व्यक्ति ने बोले तू कैसे भागा, ये तक आपके उनके बयान जारी हुए थे, वीडियो जारी हुए थे, आपने भी देखा था। बाद में उनको मंत्री पद से नवाज दिया गया। तो खैर ये बोलने की बात है, लेकिन आप जांच की बात कर रहे हैं तो तार तो मैंने बोला, पहले ही बोला, फिर से बोल रहा हूं, आने वाले फ्यूचर में तार तो निकलेंगे साहब, कहीं से कहीं आपको कनेक्शन नजर आएंगे। और तार जितने भी तो आप लोग जांच कराइए, आप लोग सरकार में, कहीं ना कहीं सरकार में विषय जांच शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में बिल्कुल साबित भी होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कनेक्शन तो है। आग लगी है साहब, तभी तो धुआं दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धुआं है इसलिए आग भी होगी। अमित जी, क्या ये सही है इस तरीके की बातें? देखिए, मैंने पहले ही कहा था ना आपको कि हम तो आईना है साहब, अब आईने पे ही बार बार तौकीरवार कह रहे हैं। हम तो आईना है साहब, आपका बेदंग दिखाएंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो सामने से हट जाइए। रही बात कि जिस प्रकार की मैंने कहा था ना कि राजनीति में एक सुचिता होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हमने जिस प्रकार से देखा है, इनके नेता जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का ये इससे ज्यादा घृणित प्रयास कुछ नहीं हो सकता। और मैं फिर कहना चाहता हूं मोहन जी कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, कम से कम ये सब आरोप लगाने से बचना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो मैं पुनः कह रहा हूं कि आपने ठीक कहा कि नहीं, गिरफ्तारी हुई है ये तो सामने है, जो व्यक्ति है उनका परिचित भी था, ये भी है, कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, इसलिए ये सारी बातें आ रही है। देखिए, अब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा किसी के साथ फोटो खिंचाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता, जैसे अभी गंगेश भाई ने भी कहा और आपने भी कहा कि कई लोग एक्टिविस्ट लोग मिलते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका नक्सलियों से संबंध हो जाता है। बहुत से भाजपा के नेता बहुत से लोगों से मिलते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हम जिसको लगातार हमारा जिससे रिवेंज चलता है, अगर वहां जाके बिरयानी खा लेते हैं तो क्या उनसे संबंध हो जाएगा क्या उनका? तो हम ये सब हल्की बातें करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जिस प्रकार से ये गोडसे विचारधारा के निकले हुए जो लोग हैं ना, उनकी पाठशाला से उनका असर रहता है मोहन भाई, कि वो उलूल जुलूल बात करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तौकीर भाई मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है उनकी मजबूरी होगी कि अपने नेता के साथ खड़े होकर उनकी बातों को उस पे ही कहना। ठीक कहा आपने कि मैंने पांडे जी का स्टेटमेंट सुना जब आपसे बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है, और 7 लाख रुपए का लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये है वो है, और जो व्यक्ति पकड़ाया है वो उनका सलाहकार था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास डबल इंजन की सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। लेकिन उसके पहले, जांच के पहले यही गलती इन्होंने बलौदाबाजार कांड में भी की थी कि जिस प्रकार से कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, यार उनके 3 मंत्री पहले ही आके खुद जज बन गए, खुद जल्लाद बन गए और खुद वकील बनने का हमारे प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरा एक निवेदन है कि इतनी हड़बड़ाहट में आपको अभी 8 महीने हुए हैं सरकार में, कुछ अच्छा काम करिए ना। आप पहले ही कमेटी नहीं होती और आप आके फैसला सुना देते हैं। ठीक है, अंजाम तक पहुंचे बिना इस तरीके के आरोप लगाना थोड़ा जल्दबाजी हो गई। तौकीर जी, कोई जल्दबाजी में है क्या बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि देखना पहले मेरे किरदार को तुम, बाद में फिर उठाना तलवार तुम। ऐसा है साहब, अमित भाई की बात मैं सुन रहा था। देखिए, मैं कोई दिवंगत आत्माओं को कोई छेड़छाड़ करने नहीं बैठा हूं ना, लेकिन दिवंगत आत्मा से जुड़ा है मामला। हमें दिवंगत आत्मा पे कहीं इल्जाम भी लगाया, मैंने सीधा भूपेश बघेल की बात करी
और मेरे को भी राजनीतिक शुचिता की बहुत अच्छी समझ है और राजनीतिक शुचिता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने भी उठाई, राजनीतिक शुचिता होना चाहिए और होती भी है, और हमारे में ये चीज बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है। रही बात सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती साहब, ऐसा है कि आज जब ये साबित हो रहा है, आने वाले समय मैंने बोला कि इनके जो कनेक्शन जब निकलेंगे तो आपको भी साबित होगा। और भी जांच का विषय है और जांच होने जांच का विषय है, लेकिन आरोप तो अभी लगा दिया आप लोगों ने। तो भाई सामने साथ में तो थे ना, अगर चोर के साथ रहने वाला भी चोरी कहलाता है भाई साहब, डाकू के साथ रहने वाला भी डाकू कहलाता है। ये तो दुनिया शुरू से कहती आई है, आज तक ऐसा नहीं है। जब साबित हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन साथ में रहने वाला संगत जो है उसकी जैसी संगत वैसी पंगत। तो आपकी कैसी संगत थी ये दिखता है, आपके लोग आप पकड़ा रहे हैं तो कैसी संगत थी ये वाला मामला है, जांच का विषय है। और आपको दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी समय आने पर आपको हो भी जाएगा। ठीक है, अब गिरफ्तारी हो गई है तो कई चीजें होंगी, सामने आएंगी चीजें, लेकिन उनके पिताजी की भूमिका है कि नहीं है ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं श्रीवास्तव जी? जी देखिए, अभी तौकीर जी ने लगातार आज शायरी पे बात की है, तो मैं कह दूं हम इसलिए चुप है कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना हर सवालों के 100 जवाब है। दूसरा कि आपको गांठें खोलना नहीं आता, तौकीर भाई आपको गांठें खोलना नहीं आता, और मस्करी के सिवाय भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ मस्करी के अलावा भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ बोलना नहीं आता। मुझे लगता है आपने स्वतः ही गांठें खोल दी भैया उन्होंने दे दिया कि आपने खुद ही कहा कि जांच हो जाए। तो साहब जांच हो जाए पहले, जांच के पहले आप कैसे रिजल्ट दे सकते हैं? रिजल्ट कब आएगा? जब एग्जाम होगा। तो आप पहले जांच तो कर लीजिए। इतनी बेताबी, चलिए तो दो शायरों के बीच की शायरी में हम ज्यादा नहीं आएंगे, जवाब दे दीजिए। वो बोल रहे हैं कि भाई बोलना नहीं आता, गांठें खोल दी आप लोगों की। देखिए ऐसा है कि गांठें खोलने वाली बात नहीं है, मैंने कहा कि जांच होगी और उसमें और साबित हो जाएगा, लेकिन संपर्क तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल परिवार से निकल के आ गया है, वो साबित हो चुका है। इससे बढ़कर और क्या साबित होने की जरूरत है? अब रही बात नक्सली की, भाई नक्सलियों के साथ वो पकड़ाया है तो फैक्ट है कि आने वाले समय में वो नक्सली के कनेक्शन कैसे थे और नक्सली की क्या चीजें, वो भी आपको सामने साबित हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी ये चीज हो जाएगी। और रही बात देखिए आने वाले समय में हमने जो टारगेट रखा है, हमारा जो एकदम ध्येय साफ सुथरा है कि नक्सली या तो समर्पण कर ले या तैयार रहे। बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल या तो बैलेट पे विश्वास करिए, नहीं तो हम बुलेट के लिए तैयार हैं। हम बुलेट बिल्कुल कहीं बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे कैसा भी वेदर हो, कैसा भी मौसम हो, हमारे जवान बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। और आपने देखा भी होगा अभी 150 से ज्यादा नक्सली हमने मार गिराया है और 750 से ज्यादा जो नक्सली हम लोगों ने सरेंडर करा चुके हैं, 350 से ज्यादा गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा, जितने भी कनेक्शन अगर ये पकड़ाएंगे, सरेंडर करेंगे, गोली खाएंगे, कहीं ना कहीं से कनेक्शन नजर अगर आएगा तो बिल्कुल कहीं छोड़ने वाले, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। कितनी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे गंगेश जी बताएंगे? गंगेश जी, इस तरीके के आरोप तो कई बार उछाल दिए जाते हैं पर सच्चाई आखिरी तक मिल नहीं पाती, क्या इस बार भी ऐसा होगा क्या? देखिए, नक्सल मामलों में सच्चाई किस तरह से काम कर रही है वो बताना चाहूंगा मैं। झीरम कांड इतनी बड़ी घटना थी, डॉक्टर रमन सिंह ने सीबीआई जांच की उस समय बात की थी, लेकिन वो कभी हो नहीं पाई। एनआईए की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आई लेकिन सार्वजनिक नहीं हुई। फिर से भूपेश बघेल की सरकार आई, भूपेश बघेल जी कहते आ रहे थे कि मेरे जेब में सबूत है। 5 साल वो सरकार में रहे, वो सबूत न बाहर आया न जांच कभी पूरी हुई। एक सदस्यीय उसके बाद न्यायिक जांच आयोग बैठा दी गई, तो उसमें भी लगातार कई जो उसमें प्रभावित थे उनके बयान हो गए, हलफनामा देकर बयान हुए, जिसमें कुछ इसमें निकलेगा लगता है आपको? ये इतना आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कुछ तो सच्चाई पहुंचेगी? मुझे लगता है कि अभी ये सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी गृह मंत्रालय जो अपना, अब इसमें नंद कुमार बघेल की क्या भूमिका निकल सकती है? वो तो उनका निधन भी हो गया, अब होगा भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके पिता के अपराध में पुत्र की गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती। निश्चित तौर पर इसमें नंद कुमार बघेल का मान लो कनेक्शन निकलता भी है तो कोई उसमें मतलब ही नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था, नैतिकता के नाते, लेकिन कटघरे में जरूर बघेल जी खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पुत्र धर्म का पालन करते हुए पिता पर लगे आरोप का बचाव किया है, लेकिन एक बार फिर से उनके दिवंगत पिता उनके लिए ही मुसीबत बनकर सामने आए, लेकिन इस मुसीबत का वो डटकर मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तथ्य आएंगे तो बातचीत करेंगे, फिलहाल समय इतना ही था तो चर्चा ही खत्म करते हैं। तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।